नमस्कार। पावर एक परवेजिव और फंडामेंटल फोर्स है ह्यूमन रिलेशनशिप में, जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डोमेन्स में। कई डिसिप्लिन के स्कॉलर ने इसको डिफाइन करने की कोशिश की। किसी ने इसको एसिमेट्रिकल यानी असममित डोमिनेशन बताया सोशल रिलेशनशिप में। किसी ने इसको कैपेसिटी माना, जिसके थ्रू रिसोर्सेस और मींस को समन किया जा सके यानी इकट्ठा किया जा सके। दोस्तों, पावर एक डायनेमिक चीज़ है जो सोशल कॉन्टेक्स्ट में रहता है। जैसे ही सोशल कॉन्टेक्स्ट चेंज होता है, पावर रिलेशन भी चेंज हो जाता है। अगर हम ग्रुप की बात करें तो पावर डिफरेंस ग्रुप की फंक्शनिंग को इंक्रीज करता है, कोऑपरेशन प्रमोट करता है, ऑर्डर मेंटेन करता है और कोऑर्डिनेशन को फैसिलिटेट करता है। व्यक्तिगत तौर पे बात करें तो बहुत से लोग पावर की इच्छा रखते हैं, जिससे कि वो अपने लाइफ पे कंट्रोल पा पाएँ और अपने भाग्य यानी फेट पे एक ऑटोनॉमी ला पाएँ। देखा जाए तो पावर का एलिवेशन ऑथेंटिक सेल्फ एक्सप्रेशन और हैप्पीनेस को प्रमोट करता है और साथ ही साथ एंगर को कम करता है। बल्कि वहीं लो पावर नेगेटिव इमोशंस को बढ़ावा देता है, जैसे फियर, डिस्कम्फर्ट, स्ट्रेस एट्सेट्रा। इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो पावर का परसेप्शन बॉडी साइज से एसोसिएटेड माना जाता था। बॉडी के साइज से ही सोशल स्टेटस और प्रेस्टीज प्रभावित होता था। जो लोग वेल बिल्ट होते थे वो डोमिनेंट और हाई स्टेटस के माने जाते थे। पावर का कनेक्शन स्टेटस से माना गया था, क्योंकि पावर से स्टेटस अचीव किया जा सकता था। इसका सबसे बड़ा कारण था क्योंकि फूड, टेरिटरी, रिसोर्सेस ज़्यादातर हाई स्टेटस में फ्लो होते थे बजाय लो स्टेटस के। दोस्तों, कई रिसर्चर्स के मुताबिक पावर का एसोसिएशन ह्यूमन बॉडी यानी साइकोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल और बायोलॉजिकल कनेक्शन से भी है। ये न्यूरोलॉजिकल चेंजेस लाता है और बिहेवियरल अप्रोच सिस्टम को एक्टिवेट करता है। कुछ ब्रेन एरिया जैसे लेफ्ट फ्रंटल लोब, उसमें एक्टिविटी इंक्रीज पाई गई है। दोस्तों, अगर कुछ सोशियोलॉजिकल थियरीज ऑफ पावर की बात करें तो पहली थियरी है क्लास थियरी ऑफ पावर, जो कार्ल मार्क्स या मार्क्सिज्म से एसोसिएटेड है। इस थियरी के अनुसार माना जाता था कि सोसाइटी में दो क्लास हैं, एक रिच और पुअर। रिच क्लास रूलिंग क्लास माना जाता था। दूसरी थियरी एलिट थियरी ऑफ पावर। इस थियरी के मुताबिक हर सोसाइटी में कुछ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं जो पावर को होल्ड करते हैं और सोसाइटी के डिसीजंस और रूल्स को निर्धारित करते हैं। और उन ग्रुप के लोगों में कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ होती थी, जैसे नॉलेज, वेल्थ, स्टेटस, रूलिंग एबिलिटीज़ और स्किल्स। तीसरी थियरी है प्लूरलिस्टिक थियरी ऑफ पावर, जो पिछली दोनों थियरीज़ को रिजेक्ट करती है और बताती है कि सोसाइटी में कई सारे ग्रुप होते हैं जो अलग अलग इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं और कॉन्स्टेंटली compete करते हैं आपस में पावर को शेयर करने को और सोसाइटी में इन्फ्लुएंस लाने को। और चौथी थियरी है जेंडर थियरी ऑफ पावर। इस थियरी के मुताबिक सोसाइटी में मेन सारा पावर अपने पास रखते हैं और वुमेन पे डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, जिसको बहुत सारे राइटर और एक्टिविस्ट लिखते हैं और दर्शाते हैं। इन सारी थियरीज़ के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। हम किसी थियरी को गलत या किसी थियरी को सही नहीं कह सकते। ये सारी थियरीज़ दिखाते हैं कि कैसे पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है सोसाइटी में और एक्सरसाइज किया जाता है। दोस्तों, बात करते हैं इस टॉपिक के अहम हिस्से पे, द करप्टिंग इफेक्ट ऑफ पावर ऑन ह्यूमन बिहेवियर, कि कैसे पावर करप्टिंग इफेक्ट ला सकता है ह्यूमन बिहेवियर पे। पहला है पावर इज एडिक्टिव। ये एडिक्टिवनेस सेलिब्रिटी और फेम से डिराइव होता है। इसका एडिक्टिव इफेक्ट इसलिए है क्योंकि ये पावर को होल्ड करने की, एक्यूमुलेट करने की टेंडेंसी को बढ़ाता रहता है। और कहीं कहीं इसको न्यूरोसाइकेट्रिक टर्म में पावर अब्यूज डिसऑर्डर बोला गया है और इसका कनेक्शन ब्रेन के फंक्शन से पाया गया है। और दूसरा है पावर प्रमोट्स सेल्फ राइटियसनेस एंड हिपोक्रेसी। कुछ रिसर्चर्स बताते हैं कि पावरफुल पीपल मोरालिटी और स्ट्रिक्ट मोरल स्टैंडर्ड एनफोर्स करने लगते हैं दूसरों के ऊपर, जो चीज़ वो खुद भी नहीं फॉलो करते, एज अ हिपोक्रेसी। उन्हें लगने लगता है कि वो गॉड के राइट हैंड हैं और वो अनएथिकल बिहेवियर में एंगेज होने लगते हैं और ये चीज़ उनके डिसीजन को प्रभावित करती है। एक उदाहरण है, अगर इसको नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाए तो जो पावरफुल वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो रूल्स ऑफ लॉ, एथिक्स, डेमोक्रेसी पे लेक्चर देते हैं बाकी देशों के लिए। बट अगर ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो वो उन्हीं रूल्स को वायलेट करते हैं अपने पर्पस के लिए। तीसरे की बात करें
तो पावर इंटरपर्सनल सेंसिटिविटी और एम्पैथी को डिक्रीज करता है। कुछ रिसर्चेस में पावर के एलिवेशन का एसोसिएशन हाइटनिंग इंटरेस्ट रिवॉर्ड की तरफ पाया गया, बल्कि लो पावर का एसोसिएशन दूसरों के इंटरेस्ट की तरफ ज़्यादा फोकस होता है। चौथा है पावर डिसइनहिबिटेड बिहेवियर यानी अनियंत्रित व्यवहार का एक कारण बन सकता है, जिससे कि हमारा व्यवहार, हमारा एक्शन, हमारे विचार इससे प्रभावित हो सकते हैं। सेल्फ स्टीम बहुत बढ़ने लगता है और एक इल्यूजन क्रिएट होता है कि हम किसी चीज़ के आउटकम को कंट्रोल कर सकते हैं अपने दायरे से बाहर जाके। पांचवा है दोस्तों, पावर का करप्टिव इफेक्ट डीह्यूमनाइजेशन बिहेवियर को प्रमोट कर सकता है। एक पावरफुल इंसान बाकी लोगों को एनिमल या ऑब्जेक्ट की तरह देखना शुरू करने लगता है, जिसकी वजह से दूसरों को नुकसान पहुंचना शुरू हो जाता है। एक एक्सप्लॉयटेशन, एक ऑटोक्रेसी होने लगती है। कुछ वल्नरेबल कम्युनिटीज़ है जैसे होमलेस, मेड, माइनॉरिटीज़ एक्सेट्रा। छठवां है पावर सेक्सुअलाइजेस सोशल इंटरेक्शन। इसका पॉजिटिव कोरिलेशन सेक्सुअल इनफिडेलिटी, डिसइनहिबिटेड बिहेवियर या सेक्सुअल हरासमेंट से भी पाया गया। दोस्तों, पावर हमारे जजमेंट को भी प्रभावित करने लगता है। हम प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे बायस्ड होके जजमेंट लेना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अगर पावर और विक्टिमहुड की बात करें तो सारे विक्टिम पावर के पीछे नहीं होते, लेकिन विक्टिमहुड सिग्निफिकेंट पावर इंक्रीज कर सकता है, क्योंकि विक्टिमहुड से एक साइकोलॉजिकल और सोशल बेनिफिट मिल जाता है और पॉलिटिकल डोमेन में स्टेटस बढ़ जाता है और इससे विक्टिमहुड और अट्रैक्टिव बन जाता है। दोस्तों, पावर के आने से एक नॉर्मल पर्सन में ड्रामेटिक चेंज आता है। इंडियन स्क्रिप्चर्स की बात करें तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे भस्मासुर, रामायण में रावणा, महाभारत में दुर्योधना। ऐसे ही अगर इतिहास में देखें तो कुछ उदाहरण मिलेंगे, जैसे रोमन एम्पायर में जूलियस सीजर, सोवियत यूनियन में जोसेफ स्टालिन और नाजी जर्मनी में एडोल्फ हिटलर। ये सारे एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि कैसे अनचेक्ड पावर सोशल और पर्सनल लाइफ में डिस्ट्रक्शन ला सकते हैं। दोस्तों, अक्सर पावर अचीव करने का सफ़र शुरू होता है हम्बलनेस, रिलेटेबलनेस, कॉन्फिडेंस और रिस्पेक्टफुलनेस से, और धीरे धीरे एक पॉइंट के बाद पावर मिलने पे रेकलेसनेस बिहेवियर में आने लगता है। ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से डिस्टेंट होने लगते हैं, ईगो का इन्फ्लेशन, नार्सिसिज्म, खुद को रूल्स के ऊपर मानने की फीलिंग होने लगती है। फिर कई सारे छोटे छोटे मिस्टेक्स इकट्ठे होके या फिर एक बड़ा सा मिस्टेक सारा पावर लूज़ करा देता है। ये एक पूरा प्रोसेस है पावर के करप्टिंग इफेक्ट का। दोस्तों, अगर इंडिविजुअल लेवल पे बात करें कि पावर के करप्टिंग इफेक्ट से कैसे बचा जा सके, तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं। दोस्तों, पहला है सेल्फ अवेयरनेस। हमें रेगुलरली अपने डिसीजंस और मोटिवेशंस को चेक करते रहना होगा कि वो दूसरों के ऊपर कैसा इम्पैक्ट डाल रहे हैं। इस चीज़ के लिए हमें कॉन्शियस होना पड़ेगा। दूसरा है फीडबैक। एक ऑनेस्ट फीडबैक अपने दोस्त, कुलीग या फिर मेंटर से ले सके, जिससे कि आपको पता चले कि आपका बिहेवियर कैसे परसीव किया जा रहा है और एथिकल स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा है या नहीं। तीसरा है अकाउंटेबिलिटी। आपको अकाउंटेबिलिटी रखनी होगी अपने डिसीजंस और बिहेवियर्स को लेके। चौथा है ह्यूमिलिटी। अपने लिमिटेशंस को और कमियों को रिकॉग्नाइज करके रखना ज़रूरी है, जिससे कि कल को आपसे कोई गलती होती है उस चीज़ को लेकर के, तो आप उसको विनम्रतापूर्वक एक्सेप्ट कर सको। पांचवा है एथिकल फ्रेमवर्क, यानी आप एथिकल फ्रेमवर्क के दायरे में रह के सारे काम करो। छठवां है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी रखना ज़रूरी है, जिससे कि आप कोई अगर डिसीज़न लेते हो तो ओपनली कम्युनिकेट कर पाओ लोगों को। सातवां है एम्पैथी और कंपैशन। दूसरों को समझ पाए और उनके प्रति एम्पैथी रख पाए, स्पेशली वो लोग जो ज़्यादा वल्नरेबल हैं। और आखिरी है कंटिन्यूअल लर्निंग। नई नई चीज़ें सीखते रहना, अपने आप को इम्प्रूव करना और अपने स्किल्स पे काम करना। धन्यवाद।